तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा एंड मेक इन्फ्रेंसेस फ्रॉम न्यूमेरिकल डाटा। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है इन्फ्रेंसेस, जिसका मतलब होता है कंक्लूजन, मतलब किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालना या एक डिसीजन मेकिंग करना कि हाँ भाई इस चीज़ में क्या आ रहा है, कुछ समझाना कि इस चीज़ से हमने क्या सीखा उसके बारे में। अब स्टैटिस्टिक्स हमारे पास दो तरीके का होता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है इन्फ्रेंशियल। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डाटा इन अ कंसाइज एंड इन्फॉर्मेटिव मैनर। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है इसका काम बेसिकली ये है कि वो एनालाइज करता है कि हमने जो डाटा लिया है, जो हमने कलेक्ट करा है, वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, कोई चीज़ कैसे रिपीट हो रही है, कोई चीज़ कितनी बार आ रही है, उन दोनों में कि मतलब कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है या फिर कम प्रेफर्ड है, उस सब कुछ जानने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए बेस्ट है। देन हमारे पास आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये एक ऐसी ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की जो कि कंक्लूजन्स निकालती है, ठीक है, उनकी उस पर डिसीजन बनाती है एंड बेस्ड ऑन की पॉपुलेशन और सैंपल का क्या है क्या नहीं। ठीक है, पॉपुलेशन और सैंपल क्या है इसको मैंने पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप पहली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सिंस ये चैप्टर 2 है तो हम स्ट्रिक्टली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे ही रहने वाले हैं, हम लोग इन्फ्रेंशियल की बात बाद में करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के जो है दो टाइप्स हैं, एक है सेंट्रल टेंडेंसी और एक है डिस्पर्शन। तो सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी टेंडेंसी होती है अपने डाटा की कि वो कितना अपने सेंटर के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल के उस पर दूँ कि हमारे पास एक नंबर लाइन है 0 से 100 तक की एंड बीच में उसकी एक वैल्यू है 50। ठीक है, अब अगर मैं कुछ नंबर्स दे दूँ जैसे कि 40, 45, 60, 65, तो ये वैल्यूज़ किस नंबर के अराउंड घूम रही हैं, 50 के अराउंड ना, लाइक 50 के क्लोज में है, तो ये अपनी होती है सेंट्रल टेंडेंसी। अब अगर मैं मतलब डिस्पर्शन का, तो डिस्पर्शन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे कि इसी नंबर लाइन पे 0 to 100 वाली पे और 50 वैल्यू पे अगर मैं देखूँ कि 0 कहाँ पे आ रहा है और 100 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा दूर है एक दूसरे से, 50 से भी बहुत दूर है, तो ये अपना होता है डिस्पर्शन का। अब सेंट्रल टेंडेंसी में फर्दर अपने पास 3 मेथड्स आते हैं जो कि मीन, मीडियन एंड मोड, जिसके नाम हमने बचपन में भी सुने होंगे। और डिस्पर्शन में हमारे पास आता है रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल एंड क्वार्टर डेविएशन, इंटर क्वार्टर रेंजेस एंड सेमी इंटर क्वार्टर रेंजेस। अब ये चीज़ मैं बता दूँ कि सेमी इंटर क्वार्टर रेंजेस और क्वार्टर रेंजेस दोनों एक ही चीज़ हैं, बस नाम अलग अलग कर दें कंफ्यूज करने के लिए, बट दोनों सेम चीज़ हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास 3 तरीके के हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले मीन की बात करते हैं। मीन इज़ अनदर वर्ड फॉर एवरेज, एंड एवरेज हम कैसे निकालते हैं, वी ऐड ऑल द वैल्यूज़ एक साथ एंड उसके बाद हम उनको डिवाइड करते हैं नंबर्स प्रेजेंट है कि कितने नंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। अब हम मीन को डिनोट करने के हमारे 2 तरीके हैं, या तो हम सिंबल यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यू, या फिर हम एक्स के ऊपर बार यूज़ करते हैं। अब मीन के फॉर्मूलाज 2 तरीके के हैं, अब वो है एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा से इसका मतलब यह है कि जिसको हमने फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने उसको अरेंज कर दिया है, ठीक है, और जो अपना अनग्रुप डाटा है वो मतलब अभी भी रॉ है, उसको हमने अरेंज नहीं करा है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला से अगर बात करें तो ग्रुप डाटा में हमारे पास एक सिंबल आपको दिख रहा होगा समीशन का, जिसका मतलब ये होता है कि हमने जब x इंटू एफ कर दिया, मतलब वैल्यूज इंटू फ्रीक्वेंसी जब हमने कर दिया हर एक सिंगल वैल्यू के लिए, उसके बाद हमने जब इसको ऐड कर दिया तो उसके बाद जो टोटल वैल्यू आएगी उसके लिए हम यूज़ करते हैं समीशन की, हमने सारी वैल्यूज़ का टोटल कर दिया है। अब हम इसकी बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ पे आपको पहली लाइन में ही 2 वर्ड्स दिख रहे होंगे कि आउटलायर्स और एक स्क्यूनेस या स्क्यूड। तो इन दोनों का मतलब क्या है, आउटलायर्स ऐसी वैल्यू होती हैं जो कि अपने एक्सट्रीम एंड्स पे पाई जाती हैं, जैसे कि मान लो मेरा जो डाटा है वो 50 के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, अब अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो से बहुत दूर है, या तो मैं मान लो लिख दूँ 3000 आ गई या 300 आ गई, चलो 3000 लिख देते हैं, चलो 3000 आ गई, अब वो मेरे जनरल पैटर्न से बहुत दूर की वैल्यू है, तो इससे अपना जो मीन है वो गड़बड़ा सकता है। ठीक है, और एक अगर मैं मान लूँ कि वैल्यू आ गई -100, तो भाई अब इससे भी अगर जैसे वैल्यू बहुत दूर है तो इससे भी अपना पूरा डाटा गड़बड़ा सकता है। तो इससे क्या होता है, अपना डाटा हो जाता है स्क्यूड। ठीक है, स्क्यूड का मतलब क्या है कि हम यूजुअली जब हम अपने डाटा का एक बनाते हैं तो बेल शेप्ड कर्व बनता है, राइट, एकदम सीधा बनेगा, जिससे अपने जो ये वाली साइड है, जो ये जो दोनों टेल्स हैं, ये दोनों अपनी सिमिलर जाती हैं। बट अगर अपना डाटा स्क्यूड है, ठीक है, तो ये बेल शेप्ड कर्व जो है या तो हो जाएगा टेढ़ा, कि मतलब एक साइड पे ज़्यादा हो गया और एक पे कम हो गया। ठीक है, अगर हमारे राइट साइड की तरफ बेंड होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर अपना डाटा, अगर ऐसा ही डाटा अगर अपना लेफ्ट साइड की तरफ ऐसा हो जाए कि लेफ्ट साइड का इतना बड़ा आ गया और राइट साइड पे छोटा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, ये बेसिकली सब रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में बहुत दिक्कत आती है अगर अपने आउटलायर्स होते हैं मीन में। ठीक है, ये अपना गुड मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, क्योंकि इसमें जो डाटा सेट जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, और अपना जो यूजफुल मेजर ये इसलिए है क्योंकि इसमें इक्वल नंबर होते हैं सारी लार्ज वैल्यूज़ के और स्मॉल वैल्यूज़ के, एंड एज इट अकाउंट फॉर ऑल द वैल्यूज इन द डाटा सेट एंड इट इज रिजिडली डिफाइंड एंड इट इज ईजी टू कैलकुलेट। मोड इज अ नंबर दैट शोज अप मोस्ट ऑफन इन द डाटा सेट, और हमारे एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं किसी डाटा सेट के अंदर, या फिर नो मोड भी हो सकता है। अब मोड से इसका मतलब ये है कि भाई कोई ऐसी वैल्यू जो कि अपने डाटा सेट में बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोड। अब अपने मोड जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक अपना होता है नो मोड। नो मोड का मतलब अपनी कोई भी वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो रही, सारी वैल्यूज इक्वली हो रही हैं, फिर एक पॉइंट तक हो रही हैं। एक होता है अपना यूनी मोड की अपना सिर्फ एक ही मोड है, मतलब कोई एक ही ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है। एक अपना है बाई मोड। बाई मोड ऐसे होते हैं जिसमें अपने 2 मोड्स होते हैं, मतलब कोई 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि एक ही नंबर तक ज़्यादा बार रिपीट हुई हैं। ठीक है, अपने पास होता है मल्टी मोड होता है जिसमें 2 से ज़्यादा मोड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम मोड निकालना हो अनग्रुप डाटा के लिए तो मोड ऐसी वैल्यू होगी जो सबसे ज़्यादा अपेयर होगी डाटा सेट में, और ग्रुप डाटा के लिए भी सेम चीज़ है कि कोई जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो अपना मोड होगा।
अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये आउटलायर से इफेक्ट नहीं होता, जैसे अपना मीडियन है, मीन अपना इफेक्ट होता है। इट इज़ यूजफुल इन द केस ऑफ डाटा सेट डाटा से लार्ज सेट ऑफ रिपीटिशंस, जैसे कि मान लो कि बहुत सारे नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, बट उनमें से भी कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी तो वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होंगी, तो उस सेंस में मोड अपना बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमें क्लियर इंडिकेशन देता है कि कौन सी वैल्यू सबसे कॉमन है, ठीक है। एंड मे नॉट रिप्रेजेंट सेंट्रल टेंडेंसी इन सम डिस्ट्रीब्यूशंस, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे ये सेंट्रल टेंडेंसी को टोटली एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसका सबसे पहला पार्ट है अपना अनग्रुप डाटा के उस पर। अब हम निकालते हैं मीन मिड मोड, बट अनग्रुप डाटा के लिए तो अनग्रुप डाटा का आप देख सकते हैं तो इसमें हमारा कोई फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं बना हुआ, इसलिए अपना अनग्रुप डाटा है। अब इसमें अगर हमें निकालना हो मीन तो उसके लिए हमने सारी वैल्यूज जो हमें दी हुई हैं हमने उनको करा है ऐड करके जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं हमने उससे करा हुआ है इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ रही है 5.71, ठीक है। अब हम अगर मीन निकालें तो मीन जैसे मैंने बताया वो दो तरीके का होता है, या तो अपने होगा ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज वाला या फिर होगा इवन नंबर ऑफ वैल्यूज वाला। तो जिन वैल्यूज का अपने पास ऑड में है उनका निकालना बहुत आसान है कि हमने उसको जैसे ऑर्डर में अरेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करा है, ठीक है, छोटे से बड़ा, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जो वैल्यू बीच में आएगी ऑड नंबर वाले में, जो वैल्यू बीच में है वो अपना मीडियन होगा। अब अगर हम बात करें इवन वाले के केस में तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है। अब हम कैसे निकालेंगे, अब अपने यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली, ये दोनों बीच में आ रही है। अब हम निकालेंगे इन दोनों का एवरेज। अब इन दोनों का हम एवरेज निकालें अपने पास बनता है 5.5, तो ये अपने हुआ मीन। अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं मोड, तो मोड में मैंने जैसे बताया था कि ये वो वैल्यूज होती हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती हैं। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक वैल्यू देखते हैं जो रिपीट हो रही है, जो कि है 5, ठीक है, क्योंकि 2 बार रिपीट हुई है, बाकी सारी वैल्यूज एक बार रिपीट हुई हैं, तो 5 अपना मोड हो जाएगा। और ये बाई मोडाल नहीं है, ये अपना यूनी मोडाल है। मैंने यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये यूनी मोडाल है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मोडाल है। अगर अपनी मान लो 11 वाली वैल्यू भी अगर अपनी रिपीट हो रही होती तब जाके ये बाई मोडाल बनता, बट ये यूनी मोडाल है। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे फॉर ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास डाटा है कि अपने पास कुछ एज दी हुई है लड़कों की और उनके नंबर ऑफ बॉयज़ है, कितने लड़कों की इतनी एज है। तो हमारे पास जो एज है उसको हम मान के चलेंगे x, और जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो अपनी है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं f से। तो अगर हमें मीन निकालना हो तो हमें इसके लिए xf निकालना ज़रूरी है। तो हमने निकाला xf जो कि है x अपनी एज इनटू फ्रीक्वेंसी जो कि अपने नंबर ऑफ बॉयज़ कि कितनी बॉयज़ कितनी एज आ रही है, तो 13 × 5 65 एंड सो ऑन करते हुए हमने इन सारी वैल्यूज़ को कर लिया मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने इन सारी वैल्यूज़ को कर दिया ऐड, जिसकी वजह से समेशन साइन लगा था। तो ऐड करने अपनी वैल्यू आती है 273, ठीक है। 273 को हमने नंबर ऑफ कितनी टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी है 25, तो हमने उससे कर दिया डिवाइड करने के बाद अपने पास वैल्यू आती है ये 10.92 कि अपना मीन इतना आया है। अब अगर हमें निकालना हो इसका मीडियन तो हम करेंगे 25 का हाफ, जो ऊपर फॉर्मूला था। अब हम इसको करने के बाद मेरे पास वैल्यू होता है 12.5। अगर हमें निकालना हो मोड कि भाई कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे है, तो अगर हम देख पाएँ तो यहाँ पे सारी वैल्यूज 7 से छोटी हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे एक और वैल्यू होती है और यहाँ पे अगर 7 होता तो हम इसको बाई मोडाल कहते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है जो 7 बार रिपीट हो रही है जो कि है 9, तो ये अपना हुआ मोड। और ये अपना हुआ यूनी मोड क्योंकि सिर्फ एक ही मोड है इधर, अगर 2 होते तो बाई मोड होता। अब ग्रुप डाटा वाली अपने कैलकुलेशन का एक और पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि इंटरवल्स के सेंस में कि हम कैसे करेंगे कि अपने पास अगर इंटरवल्स हो तो इसमें तो हमारे पास एक वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। अगर हमें x × f करना होता है मीन के लिए तो हम उनके निकालते हैं मिड पॉइंट्स, ठीक है, हर एक वैल्यू का मिड पॉइंट निकालते हैं। अब मिड पॉइंट निकालने का ये है कि हमें उनका एवरेज लेना पड़ेगा, मतलब जैसे कि अपने एक इंटरवल यहाँ पे है 11 और 20, तो हमें क्या करना होगा कि हमें 11 + 20 करना पड़ेगा, जिससे आएगा अपने 21 और इसका बाय 2 हो जाएगा। तो हमने इसका निकाल दिया एवरेज जो कि अपना आता है 15.5। अब इस एवरेज से ही हम जो है अपना आगे x × f करेंगे कि ये अपना x मान लेंगे इसको हम, और ये अपना फ्रीक्वेंसी है ही। अब इन दोनों को इंटू करके जो अपनी वैल्यूज आएंगी वो अपना होगा x × f। अब इनको ऐड करके अपने पास बनता है 1245, ठीक है, ये अपना हो गया x × f। अब हम इसको मीन वाली जगह पे डालेंगे, मीन वाली जगह पे डालने के बाद अपने पास वैल्यू आती है 41.5। अब मीडिया निकालने के लिए हमें पता है कि जोन सी वैल्यू अपने कैसे आ रही है कि 30 को हमने डिवाइड करा 2 से 15 आ गया, ठीक है। तो मतलब अपने जो 15 होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो कि इसके बीच में आएगा वो अपना मीडियन होगा, ठीक है। एंड फॉर मोड में हमारे पास जिस भी वैल्यू की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो अपना मोड होता है। अब यहाँ पे अगर हम देख पाए तो हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है इस वाले इंटरवल की 41 to 50, जिसकी 8 फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब हम बात करेंगे डिस्पर्शन की, एंड डिस्पर्शन क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब डिस्पर्शन के हमारे पास 5 से 6 इसके मेजर्स हैं जिनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है रेंज। इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन दैट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज इन अ डाटा सेट। इट इज सिंपल वे टू सी हाउ स्प्रेड आउट द डाटा इज। तो रेंज को निकालने का फॉर्मूला अपने पास है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अपने पास कोई डाटा सेट है जिसमें अपनी सारी ये वाली वैल्यूज हैं। अब इसका लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को हमने कर दिया माइनस वैल्यू होता है 9, तो ये अपनी होगी रेंज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेरिएंस के बारे में, जिसको दिया था आर ए फिशर ने इन 1913। और वेरिएंस अपना ऐसा मेजर है डिस्पर्शन का जो कि ये बताता है कि अपना डाटा कितना स्प्रेड हो रखा है अराउंड द मीन, ठीक है। और इट इज़ कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ ईच डाटा पॉइंट फ्रॉम द मीन। अब इसमें क्या है कि जब इस बंदे ने फॉर्मूला बनाया ये वाला, ठीक है, तो उसने क्या चीज़ देखी कि भाई अगर वो अपना फॉर्मूला ये वाला यूज़ करता था, ठीक है, कि x - x बार जो कि अपना ये है मीन, ठीक है, और ये अपनी कोई भी वैल्यू
तो जब उसकी ये फॉर्मूला यूज़ करता था और उसको अगर सम करता था तो उसका जो सम आता था इस वैल्यू का वो अल्टीमेटली सिर्फ जीरो ही आता था। वो कहते थे यार कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो उन्होंने इसका कर दिया स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद अपने पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी, ठीक है, तो अपने कुछ ना कुछ वैल्यू आई थी, इसलिए आंसर कैलकुलेट हो पा रहा था। अब वेरिएंस के दो फॉर्मूलेज इसलिए बने हैं क्योंकि अपना पॉपुलेशन अलग कंसेप्ट है, सैंपल अलग कंसेप्ट है, एंड हम मोस्टली सैंपल वाला यूज़ करते हैं जो कि है n-1, ठीक है। अगर अपना पॉपुलेशन होता है तो सिर्फ n यूज़ करते हैं उसके फॉर्मूले में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम मोस्टली सैंपल वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं अनलेस एंड अनटिल अपने क्वेश्चन में हमें पॉपुलेशन गिवन हो। अगर हमें कहा हो कि एक पॉपुलेशन के लिए है तब जाके हम n वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वरना हम n-1 को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वेरिएंस के मेरिट्स ये हैं कि इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड हेंस इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि हम इसमें हर एक अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मान लो अपने पास 10, 20, 30 है, तो हमें सब के लिए अलग अलग वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद अपना पूरे वो सम हम करते हैं। जैसे हमने करा था ऊपर x इंटू एफ के लिए, जब हमने इसके लिए करा था उसके लिए भी हमने फिर एंड में जाके जब उसको ऐड करा था तब जाके अपना x इंटू एफ आ रहा था। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है इस ऊपर वाले पार्ट के लिए, ठीक है। एंड एनी एल्जेब्राइक फर्दर कैलकुलेशन कैन बी डन ऑन वेरिएंस। थर्ड, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जब हम पॉपुलेशन से सैंपल बनाते हैं कि मतलब कि कोई चीज़ हमारे सैंपल के इस फीचर को रिप्रेजेंट करे, तब हमारे कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं जिनको हम सैम्पलिंग एरर्स कहते हैं। तो उन्हीं एरर्स को यहाँ पे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस कहा गया है। तो जैसे कि सैंपल में कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी आ रही है तो उसको रेफर करने के लिए वो यहाँ पे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन यूज हुआ है। तो यही कहना चाहता है कि सैम्पलिंग के जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो भी एरर्स आते हैं, उनसे इसको कोई मतलब नहीं है, उससे इसको कोई इफेक्ट नहीं होता, और क्योंकि ये ईजिली फ्लक्चुएट नहीं करता है इसलिए। और इसके डिमेरिट्स ये हैं कि हमें जैसे कि ये रो स्कोर जो डायरेक्टली यूज़ करता है तो ये बहुत लेंदी हो सकता है और काफ़ी टीडियस हो सकता है कैलकुलेट करना, क्योंकि इसमें हमें हर एक अलग अलग वैल्यू का वेरिएंस निकालना होता है। अब हम कैसे निकाल रहे हैं वो इस चैप्टर के एंड में जब बताऊंगी तब दिख जाएगा आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको दिया था कार्ल पियर्सन ने इन 1894। इट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, ठीक है, ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसका मतलब ये है कि कितना अपना डाटा स्प्रेड है अपने मीन के अराउंड। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये प्रेजेंट करता है, ये इंडिकेट करता है कि अपने सारे स्कोर्स का जो मीन के अराउंड है उनका एवरेज डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ डिस्टेंस बताता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ v विच इज वेरिएंस, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम वेरिएंस का फॉर्मूला खोल के लिख दें तो अपने पास दो तरीके का बनेगा, एक होगा अपना सैंपल के लिए और एक अपना होगा पॉपुलेशन के लिए। तो सोच समझ के यूज़ करिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मेंशन है पॉपुलेशन के लिए तब n वाला आएगा, नहीं तो हम n-1 यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ मेजर्स भी हैं कि अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बेस्ट मेजर डिस्पर्शन का इसी की वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है। ये हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए कैलकुलेट करा जा सकता है, ठीक है, मतलब करा जाता है उसके लिए कि हर एक सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए कैलकुलेट होता है। एंड इट गिव्स एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर व्हेन कंपेयर विद अदर मेजर्स, कि पॉपुलेशन पैरामीटर सबसे बेस्ट जाता है ये, और ये बहुत स्टेबल होता है और ये भी सैंपल फ्लक्चुएशंस पे इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सैंपल फ्लक्चुएशंस पे अगर वेरिएशन नहीं हो रहा तो ये तो वेरिएशन का स्क्वायर रूट है, तो इसका भी नहीं होगा। एंड इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हर एक वैल्यू को जब हम करते हैं उसको हमने ऐड कर दिया उसके बाद ही तुम्हारा वेरिएंस निकलता है, तभी अपने यहाँ पे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोला गया है, ठीक है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि ये बहुत ज़्यादा वेटेज देता है अपने आउटलायर्स को, आउटलायर्स वही एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट एज कम्पेयर टू अदर मेजर्स और डिस्पर्शन, क्योंकि इसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है वैल्यूज का, वैल्यूज बड़ी भी होती है तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्वार्टाइल्स की। तो क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं किसी भी डाटा सेट के अंदर जो कि एक डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। एंड ईच ऑफ देम रिप्रेजेंटिंग 25% ऑफ डाटा। जैसे कि अगर अपने फर्स्ट क्वार्टाइल है वो रिप्रेजेंट करता है अपना फर्स्ट 25% रिप्रेजेंट करता है अपने पूरे डाटा का। सेकंड क्वार्टाइल है वो अपना 25% और रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 50% को करेगा, 25 और 25। फिर अपना आता है थर्ड क्वार्टाइल जो कि अपने नेक्स्ट 25 को रिप्रेजेंट करता है, तो अपना होगा 75%, ठीक है। तो ये हम ऐसे करते हैं। अब इससे क्या होता है कि हमारे पास कुछ फॉर्मुलेस आगे आएंगे, उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि अपना Q2 कितना आ रहा है, Q3 कितना है, Q1 कितना है। तो अपना जैसे पूरा डाटा सेट है, मान लो मैंने यहाँ पे 10 नंबर का लिया है, तो उसका यहाँ पे 75%, 50% और 25% कितना होगा, ठीक है, कि उसकी बेसिस पे है। तो जैसे कि अगर मैं देखूँ तो 50% मेरा यहाँ पे आएगा वो, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये मीडियन है हमारे पूरे डाटा सेट का, ये अपना मीडियन है। तो मीडियन से ही हम मेजर करते हैं कि अपना 25% कितना बनेगा और बाकी का 75% कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब इसके 4 पार्ट्स अगर आप पूछें कि ये तो 3 है, 4 पार्ट्स कैसे हो गए, तो ये देखो ना कि 25, 50 और 75% जब मैंने निकाल दिया तो ये अपना बन गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अब हमारे पास आ रहे हैं इंटर क्वार्टाइल रेंजेस, जिसको हम IQR भी बोलते हैं। इट इज़ अ रेंज ऑफ वैल्यूज दैट रिजाइड्स इन द मिडल ऑफ द स्कोर्स। इट टेल्स यू अबाउट द स्प्रेड ऑफ द मिडल हाफ ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड इसको हम मिड स्प्रेड या फिर मिडिल 50th भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें अल्टीमेटली Q2 दे रहा है। Q2 बोले तो अपना मीडियन या फिर मिडिल क्वार्टाइल या फिर अपना 50th क्वार्टाइल, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला है रेंज जैसा ही है जैसा अपना रेंज का था, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अब अपर क्वार्टाइल अपना कौन सा हो गया 75% वाला, लोअर क्वार्टाइल कौन सा हो गया 25% वाला। तो अब हम अगर इसको करें Q3 माइनस Q1, अल्टीमेटली Q2 की वैल्यू देगा, ठीक है। अगर दे रहा है बढ़िया, अगर नहीं दे रहा तो कोई नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अल्टीमेटली। लेकिन ये मत करना कि डायरेक्टली Q2 लिख दिया तुमने, ऐसा नहीं चलता। नेक्स्ट वी हैव क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंजेस भी कहते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन दैट इंडिकेट्स हाउ मच वैल्यूज आर स्प्रेड आउट अराउंड द मीडियन, कि मीडियन अराउंड कितनी वैल्यू स्प्रेड आउट है। तो इसका फॉर्मूला होता है अपर क्वार्टाइल जो कि 75% वाला है माइनस लोअर क्वार्टाइल 25% वाला बाय 2, ठीक है। अब ये मत करना कि यहाँ पे ऊपर तुमने सीधा Q2/2 कर दिया, ये गलत हो जाएगा, इसको ऐसे मत करना। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि मान लो
2 4 4 5 6 7 8 इनको हमने ऑलरेडी अरेंज कर रखा है। तो ठीक है, तो अगर आप देख पाएँ तो अपने पास यहाँ पे अगर हम मीडियन निकाले तो मीडियन क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अरेंज है, मीडियन अपना हो जाएगा 5 जो कि अपना होगा Q2। ठीक है, अब अपने पास Q2 अगर है तो हमारे लिए बाकी वैल्यूज निकालना आसान है। अगर हम इस वैल्यू के नीचे देखें तो अगर हमें यहाँ का निकालना हो अपने को इसका 25% तो कितना होगा अपना, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें इसके लिए निकालना हो तो अपना 7 आ जाएगा। तो अपना Q1 हो गया 4 और Q3 हो गया 7। अब हमें अगर निकालना हो IQR इंटर क्वार्टाइल रेंजेस, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया, अपने पास आ गया 3। जरूरी नहीं कि ये वैल्यू जो है अपने सेकंड वाली जो है मिडिल क्वार्टाइल उससे इक्वल हो, जरूरी नहीं है ये। और अगर हम अपने निकाले QD तो कितना हो गया, IQR हमने निकाल लिया था तो 3/2 1.5। ठीक है, अब हम आएंगे अपने इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है लीनियर स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि कि कैसे हम अपने स्कोर्स को, ठीक है, किसी ऑर्डर में रखते हुए उनको एक स्केल से दूसरे पे चेंज करें, बट उनके बीच का डिफरेंस नहीं रहे। जैसे कि मान लो भाई, अब मैं मैथ्स की टीचर हूँ, मैंने अपनी क्लास का टेस्ट लिया, अब उन सबके स्कोर अच्छे नहीं आए, तो भाई अब ऑब्वियसली मुझे अपने आप को भी तो बताना है, वरना स्कूल मुझे निकाल देगा कि भाई मैथ्स की टीचर हो, तुम्हारे बच्चों के स्कोर अच्छे नहीं आ रहे, तो तुम्हें निकाल देगा, राइट। तो इससे बचने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अपने लीनियर स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके उन सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ा सकती हूँ कि ताकि मेरा ओवरऑल एवरेज सेम आ जाए, बट बच्चों के मार्क्स का इतना कोई डिफरेंस आए ना, कि जैसे अगर 2 का डिफरेंस है तो 2 का ही रहे, 3 का है तो 3 का ही रहे। ठीक है, उस स्टेप को ध्यान में रखते हुए हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ जो है वो 2 तरीकों में है, एक है सेंटर टेंडेंसी के लिए और एक है डिस्पर्शन के लिए। तो पहले हम सेंटर टेंडेंसी की बात करते हैं। हमारे लीनियर स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन का जनरल फॉर्मूला ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जिसमें A रिप्रेजेंट द शिफ्ट फैक्टर, B रिप्रेजेंट द स्केलिंग फैक्टर एंड X अपना ओरिजिनल स्कोर है। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट फैक्टर क्या करता है कि बेसिकली हमारे पूरे डाटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा, उससे क्या होगा, अपने सारे जो स्कोर्स होंगे वो पूरा उतने ही डिस्टेंस से आगे या पीछे नंबर लाइन पे जाएगा। जैसे अपने मान लो नंबर लाइन है, ये 0 आ गया, ये प्लस की रेंज आई, नेगेटिव की आ गई। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ अभी, तो अगर मैं अपना ये वाला फॉर्मूला शिफ्ट फैक्टर ऐड करती हूँ तो मेरा स्कोर उससे आगे भी जा सकता है, उससे पीछे भी जा सकता है। ठीक है, ये अपना काम करता है शिफ्ट फैक्टर। अब अपने जो स्केलिंग फैक्टर है वो सारे स्कोर को मल्टीप्लाई करता है। अब उससे क्या होगा, उससे अपना डाटा खिंच जाएगा, या तो थोड़ा ज़्यादा खिंच के आएगा या फिर थोड़ा कंप्रेस होकर आएगा। ठीक है, ये सब अपने ये दोनों फैक्टर्स देखते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो मेरे पास कोई टेस्ट स्कोर्स हैं एंड आई हैव 10 20 एंड 30। ठीक है, जिसका शिफ्ट फैक्टर मुझे 5 और 3 गिवन है। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि आपको आपका शिफ्ट और स्केलिंग फैक्टर जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको कहीं से कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इनका निकालते हैं मीन। तो हमने जब मीन निकाला तो इसका कितना आ गया, 20 हमने मीन आ गया। अब हमने क्या करा कि अब हमें 20 के रिस्पेक्ट में अपने स्कोर्स को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने क्या करा कि इनका मीन, ये तो था अपना ओरिजिनल मीन, ठीक है, कि ये हमारे वैल्यूज़ को चेंज करने से पहले का मीन है ये, कि हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को भी चेंज नहीं करा हुआ। अब इनको चेंज करेंगे। अब वैल्यूज़ को जो हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा था, अब हमने उसको अप्लाई करके सारी वैल्यूज़ को हमने चेंज कर दिया है। करने के बाद हमने इसका निकाला नया मीन, क्योंकि अब उस टाइम पे तो वो चेंज नहीं हुई थी, अब यहाँ पे चेंज है। तो अब यहाँ पे अगर हम नया मीन निकालते हैं वो आई 65। ठीक है, अगर हम देखें तो उतना ही सेम डिस्टेंस है जितना इन वैल्यूज़ का इन वैल्यूज़ से, बिल्कुल सेम डिस्टेंस रहेगा। अगर हम निकाले मीडियन, तो मीडियन जैसे हम देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ को हमने ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज कर रखा है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो अपना जो मीडियन है वो बनेगा 65। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि यहाँ पे तो मीडियन 20 दिया हुआ है, 65 हमारा मीडियन कैसे आ रहा है। वो ऐसे आ रहा है कि जो 20 है ये अपना ओरिजिनल मीडियन है, वो हमारे इन वैल्यूज़ का मीडियन है। ठीक है, अगर हमें न्यू मीडियन निकालना है तो वो अपना होगा 65, क्योंकि अपनी वैल्यूज़ ऑलरेडी अरेंज है एंड इसका मिडिल वैल्यू ये है क्योंकि ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। ठीक है, एंड इन दोनों स्कोर्स का, चाहे नए स्कोर्स हैं, ट्रांसफॉर्म स्कोर्स या फिर अपने ओरिजिनल स्कोर्स, इन दोनों में अपना कोई मोड नहीं है, इसलिए नो मोड, क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई थी। बात करेंगे लीनियर स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर डिस्पर्शन। ठीक है, अब डिस्पर्शन में हमारे पास सिर्फ 4 तरीके के हम देखने वाले हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हम देखते हैं सबके बारे में। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला इसके लिए भी सेम रहता है, A + B × X। ठीक है, तो अब मान लो ओरिजिनल स्कोर में अपने पास है 10 20 30 40 एंड 50, शिफ्ट फैक्टर 5 है और स्केलिंग फैक्टर 2 है, जिसको हम A और B से नोट करते हैं। ठीक है, अब अपने पास नए स्कोर्स को हम ट्रांसफॉर्म, अब ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने पास सेम फॉर्मूला है, तुम्हें वैल्यूज यूँ ही है, प्लॉट करके हमें करना है। तो 10 का हो जाएगा 25, 20 का हो जाएगा 45, 30 का हो जाएगा 65, 40 का 85 एंड 50 का 105। अब हमारे पास ये सारे स्कोर्स आ गए, राइट। अब हम निकालेंगे इनका रेंज। अब रेंज निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो अगर हम पहले निकाले ओरिजिनल वालों का तो वो होगा 50 - 10, ठीक है, जो कि अपना आएगा 40। अब अगर हम निकाले इन नई वैल्यूज़ का तो इसका होगा 80। ठीक है, कितना डिफरेंस आ गया, 40 का, राइट। अब यही चीज़ आगे आगे धीरे धीरे करके क्या होंगी। अब अगर हम देखें क्वार्टर डिवीजन का, तो इसका फॉर्मूला अपने पास है Q3 - Q1। अब यहाँ पे ये चीज़ देखना, अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, हम पहले करेंगे ओरिजिनल वालों का। अब यहाँ पे Q1 और Q3 कैसे डिटरमाइन करा कि अपने पास ये सारी 5 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हमने क्या कहा था कि इसका जो मिडिल वैल्यू होगी वो अपने होता है मीडियन, मतलब Q2। तो मिडिल वैल्यू कौन सी इनमें से, ये वाली जो अपना बन गया Q2। अब हम Q2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि इसका बाकी का पार्ट कौन बन रहा है। ठीक है, तो अपने इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, वरना वो होती, तो इसलिए हम 20 को लेंगे। अब इन दोनों के बीच में भी नहीं है, इसलिए हम 40 को लेंगे। तो 20 अपना Q1 हो गया और 40 अपना Q3 हो गया। अब हमने यही चीज़ यहाँ पे करी, हमने QD निकाला, वो अपना आ गया 10। अगर हमें अब यही सेम चीज़ रिपीट करनी है ट्रांसफॉर्म स्कोर्स के लिए। अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो अब इसमें भी अपना जो 65 है वो अपना मीडियन बनेगा। ठीक है, इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 45 अपना Q1 और 85 अपना Q3। अब हम यहाँ पे करेंगे इसको माइनस, अपनी वैल्यू आ रही है 20। अब हम निकालते हैं इसका वेरिएंस।
अब वेरिएंस में जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हमें हर एक सिंगल वैल्यू के लिए अलग अलग करके वेरिएंस निकालना पड़ता है, इसी वजह से ये बहुत लेंदी हो जाता है और यही इसका डीमेरिट है सबसे बड़ा। ठीक है, तो हमने पहले इसका पूरा मीन निकाला सारी वैल्यूज़ का, जो क्या है 30। मीन निकालने के बाद हमने इसका निकाला ओरिजिनल वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला अपने पास ये आपको मैंने लिख के दिया हुआ है। हमें क्या करना है कि पहले हमारे पास जो वैल्यू है उसको हमने करा मीन से माइनस, उसका फिर हमने करना है स्क्वायर। ठीक है, जो भी स्क्वायर वैल्यू आएगी हमने उसको ऐसे लिख दिया। हमें ये चीज़ हर एक वैल्यू के साथ करनी है। फिर जब हमारी स्क्वायर वैल्यूज ये सारी आ जाएंगी कि हमने सारी वैल्यू स्क्वायर कर दी हैं, उसके बाद हमें सबको करना है ऐड करने के बाद अपनी जो वैल्यू आएगी वो अपना ऊपर वाले पार्ट के लिए जाएगी। नीचे एन कितने हैं, ये 5 वैल्यूज़ हैं, तो हमने यहाँ पे एन आ गया। हम इसको डिवाइड करेंगे, अपने पास है 200। ये अपना हो गया वेरिएंस बट ओरिजिनल वाला। ठीक है, अब हम करते हैं नया वेरिएंस। अब नया वेरिएंस कैसे निकल रहा है, नया वेरिएंस ऐसे निकल रहा है कि हमने वापस से जो वैल्यूज हमने निकाली थी, ट्रांसफॉर्म स्कोर्स निकाले थे, अब हमने उनका करा मीन आता है 65। अब हमें क्या करना है कि हमने अपनी सारी वैल्यूज़ को 65 से करेंगे माइनस करके हमें उनका स्क्वायर करना है। याद रखना स्क्वायर करना इंपॉर्टेंट है, वरना जब हम इस स्टेप पे इसको ऐड करेंगे सारी वैल्यू 0 आ जाएंगी, आपका आंसर सारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए स्क्वायर करना इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद आपका वैल्यू आते हैं यहाँ पे 4000, तो 4000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 800 अपना आंसर आएगा। ये आपका निकल गया नया वेरिएंस। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का कैसे होता है। स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएंस का स्क्वायर रूट है, राइट। तो अब हमने क्या करा, पहले ओरिजिनल वाला, तो ओरिजिनल वैल्यू अपनी आ रही थी 200, तो हमने 200 का वेरिएंस, अब स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं तो अपना आएगा 14.14। अब हम निकालेंगे नए वाले का, जिसकी वैल्यू अपनी आई है 800। अब हम इसके अगर देखें तो अपना आएगा 28.28।